बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पर अद्वियात की ज़रूरत हो तो अद्वियात या तो महंगी हो जाती हैं या फिर वो मार्केट से गायब कर दी जाती हैं। हम एक ऐसी मुल्क के बासी हैं जहाँ पर हर मुश्किल वक्त में मुनाफाखोर माफिया फ़ायदा उठाता आया है। अब एक इंजेक्शन है एक्टेमरा, वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए और जो फेफड़े मुतासिर होते हैं उनकी बहाली के लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। 2019 में उसकी कीमत थी 6500 रुपये। फिर जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया तो उसकी कीमत बढ़ती गई। फरवरी 2020 में उसकी कीमत 17,000 तक पहुंच गई। फरवरी के आखिर तक वो 21,000 में फ़रोख्त होने लगा। और फिर सिंध की अगर बात करें तो सिंध में वो ऑफिशियली तौर पर 40,000 में फ़रोख्त होता रहा। और फिर ऐसा वक्त आया कि जब वो मार्केट से गायब हो गया, कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी, मार्केट से वो गायब हुआ तो ब्लैक में वो फ़रोख्त होने लगा। उसकी कीमत 50,000 तक गई, फिर 1 लाख तक भी फ़रोख्त हुआ, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ तक के लोग 5 लाख में वो इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो गए। इस पर हुकूमत को होश आया, हुकूमत ने एक्शन लिया और हुकूमत ने फैसला ये किया कि अब ये ओपन मार्केट में फ़रोख्त नहीं होगा, सरकारी तौर पर सरकारी अस्पतालों में ये फ़रोख्त होगा और सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ होंगे उनको ये लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज़ हैं वो कहाँ पर जाएंगे? इस सारी सूरत हाल में अवाम क्या राय रखती है, आइए इस हवाले से एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं। सांस लेने में दुश्वारी के संजीदा मरीजों को बचाने के लिए एंटी वायरल टोसिलिज़ुमाब एक्टेमेरा इंजेक्शन बदस्तूर नया पंजाब के तमाम तदरीसी अस्पतालों समेत फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पर एक्टेमेरा इंजेक्शन की दस्तयाबी मुमकिन ना बनाई जा सकी। इंजेक्शन एक्टेमेरा ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये मार्केट में आप जिस भी फार्मेसी पे चले जाएं वो कहते हैं कि इट्स नॉट अवेलेबल। लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो अभी मिल नहीं रहा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार मेडिकल स्टोर्स वाले हैं। इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो किस हेल्थ मिनिस्टर उसको जिम्मेदार है। लाइफ सेविंग इंजेक्शन नहीं है, मिल रहा है, दस्तयाब नहीं है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। डॉक्टर्स ने सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में एंटी वायरल टोसिलिज़ुमाब एक्टेमेरा इंजेक्शन को मुफीद करार दिया था। ताहम अस्पतालों में इसकी मांग बढ़ी तो ये इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया। एक तरफ कोरोना वायरस शहरियों की जिंदगियां निगल रहा है तो दूसरी जानिब कोरोना का शिकार अफराद के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन कई रोज से मार्केट में नायाब है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शहरियों की मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दिया है और मसनूई किल्लत पैदा करते हुए इंजेक्शन की मुंह मांगी कीमत वसूल की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन की असल कीमत तकरीबन 18,500 रुपए है। तमाम सरगर्म माफिया के लोग इंजेक्शन की कीमत 1 से 4 लाख रुपए तक डिमांड कर रहे हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि मज़कूरा इंजेक्शन हर मरीज के लिए जरूरी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये टीका, ये इंजेक्शन जो है वो हर पेशेंट में ही मुफीद साबित हो, क्योंकि इसके मुतल्लिक हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा। असल में ये इम्यून रिस्पांस को कम करता है। कोरोना का हर मरीज़ इसकी तलाश में है और मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है तो इसकी जो है वो शॉर्टेज हो गई है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास हजारों की तादाद में इंजेक्शन मौजूद हैं। ताहम मुंह मांगे दामों बेचने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की गई है। शहरियों का मुतालबा है कि वजीर आजम और वजीर सेहत फौरी तौर पर मामले का नोटिस लें। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया है। राना अजीम साहब सीनियर तजियाकार वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वो हमारे साथ होंगे और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। ये तो सूरत हाल ऐसी है कि जब वबा फैलना शुरू हुई और हमें उससे बचना था तो मास्क महंगे कर दिए गए। वबा फैल गई, लोग उससे मुतासिर हुए तो जिस इंजेक्शन के ज़रिए ज़िंदगी बचाई जा सकती थी वो महंगा हुआ, मार्केट से गायब कर दिया गया। फिर अमवात होना शुरू होंगी तो शायद कफन हम महंगे करने शुरू कर दें और फिर शायद एक वक्त ऐसा आए कि दफन होने के लिए हमारे पास जगह ना बचे। तो हम किस माहौल में जी रहे हैं, किस मुआशरे में जी रहे हैं? सूरत हाल बेहतर कब होगी? ये इंसाफ पसंद मुआशरा कब बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हुकूमती अदारे इस ज़हीरा अंदोज़ों, चीज़ें महंगी बेचने वालों, चीज़ें ब्लैक करने वाले माफिया के आगे बिल्कुल बेबस हैं। कोरोना आया तो पूरी कौम से कहा गया कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर तौबा करें, दवा मांगें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, दुआ मांगे उससे। मगर इस कौम ने क्या किया? सब्ज़ियाँ महंगी कर दी, हमने चीज़ें महंगी कर दी, मास्क मार्केट से गायब कर दिया, मेडिसिन मार्केट से गायब कर दी। और जैसे ही यहाँ तक कि मैंने वो देसी अद्वियात, वो जड़ी बूटियाँ
जिसके मतलब कहा गया कि इससे कोरोना का इलाज हो सकता है, वो 200 रुपये से सना मक्की 200 से आज 3000 रुपये किलो तक चलेगी। हम ये है, और हमारी हुकूमत सुख की बांसुरी बजा रही है। हमारी हुकूमत, हमारे हुकूमती अदारे किसी एक शख्स को नहीं पकड़ सके, किसी एक चीज़ को सस्ती नहीं करा सके। अपना पेट्रोल जो एशिया में सबसे सस्ता करवाया, ऐलान किया इन्होंने, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान 4 दिन से चीख कर कह रहे हैं कि मैं एक्शन लूँगा। आज क्या हुआ? आज भी लोग लाइनों में लग के पेट्रोल महंगा लेने पर मजबूर है। तो उस वक्त में एक ऐसा इंजेक्शन जो एंटीवायरल इंजेक्शन है। अच्छा, मज़े वाली बात यह है कि यासर कि वो इंजेक्शन ये नहीं है कि उससे कोरोना का मरीज़ बच जाएगा। वो एक पुराना इंजेक्शन है, एंटीवायरल इंजेक्शन है, और पाकिस्तान के अंदर इस इंजेक्शन को जो रोश कंपनी है वो तैयार करती है। इस रोश कंपनी ने, इस जो कराची में इसका हेड ऑफिस है, जी। इन्होंने इसको तैयार करना शुरू किया, और फिर इसी कंपनी ने और कुछ ऐसे माफिया ने, मेडिकल स्टोर माफिया ने, कुछ डॉक्टर्स के अंदर मौजूद माफियाज ने, कुछ और माफियाज ने इस तरीके से इसका प्रोपेगेंडा किया कि कोरोना का मरीज़ इस इंजेक्शन से बच सकता है। फिर क्या होता है कि इस इंजेक्शन की कीमत बढ़ती जाती है, नायाब होना शुरू हो गया, लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये इंजेक्शन जो है आज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख चले कोरोना के मरीज़ों के लिए। आप कह रहे हैं इससे जिन मरीज़ों का इलाज होता था जो कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, अब इस इंजेक्शन के ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी आ रहे हैं, तो इसका कत्ल होगा ना, वो कत्ल हक में वक्त पर उसका कत्ल होगा ना, हक में वक्त उसका कातिल होगा, चाहे अगर वो एक चीज़ नहीं मिलती। अब होता क्या है कि इन्होंने, हुकूमत पंजाब ने जी बड़ा एक्शन लिया। अब वो इंजेक्शन सिंध में मिल रहा है, ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। हुकूमत पंजाब ने एक्शन लेकर क्या कर दिया कि कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इंजेक्शन अब कोई प्राइवेट सेल नहीं कर सकेगा, सिर्फ हुकूमती अस्पतालों में मिलेगा। अब मुझे पता है कि हुकूमत के अस्पतालों के अंदर तो जगह ही नहीं है। अब जो प्राइवेट अस्पतालों में एक मरीज़ दाखिल है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो क्या वो पहले सरकारी अस्पताल में जाएगा? सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो फिर इसका मतलब सड़क में मरे, तड़पता हुआ मर जाए। हुकूमत कहाँ गई है? हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। इसी इंजेक्शन की जो सरकार रेड लिस्ट है ना, इनकी वेबसाइट पे देख लें, ये जो कंपनी रोश कंपनी है, तो ये पहले इंजेक्शन जो था ये 4 मिलीलीटर यानी 800 mg का जो था इंजेक्शन जो था 80 mg का सॉरी, वो था 11,952 रुपये में। 200 mg का जो था वो था 29,882 रुपये में। 400 mg का जो था वो 59,764 रुपये में, और फिर 162 mg का जो था वो 76,849 रुपये में। ये है इनकी अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई कीमत। अब इसी कंपनी ने, सबसे बड़ा तो मैं इस कंपनी को भी, इसी कंपनी ने लाहौर शहर के अंदर 450 इंजेक्शन प्राइवेट लोगों को दिए, यानी प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों नहीं, मेडिकल स्टोर्स वालों, मेडिकल स्टोर्स को। अब उन मेडिकल स्टोर माफिया ने इस 450 इंजेक्शन कहाँ गया, उसकी कोई लिस्ट होगी ना। उस मेडिकल स्टोर वाले ने क्या उसी रेट लिस्ट पे उसको बेचा कि उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में बेचा? कितने में बेचा? कहाँ गया वो इंजेक्शन? या इन्हीं कंपनीज और हुकूमत इनकी मिली भगत से वो इंजेक्शन महंगा हुआ। आखिरकार वो कौन सा, हुकूमत ने क्यों नहीं बार बार आकर ये कहा कि ये कोरोना के लिए इंजेक्शन नहीं है? अच्छा, अब मान ले ये सांस बहाल कर देगा, ये एंटीवायरल इंजेक्शन है, लेकिन राना साहब आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत अब इस पे एक्सपेरिमेंट भी करने जा रही। क्या करने जा रही? इस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि कोरोना वायरस के मरीज बहुत से इससे बचे भी हैं जिनको फेफड़ों के मसाइल हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम की बहाली होती है। अब इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इसीलिए इसे सरकारी तौर पर वो ओपन मार्केट में फरोख्त नहीं होने देंगे। तो जो जिन मरीजों को चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में हैं, जिन्हें जो घरों में मौजूद हैं, वो क्या करें? उनको फिर जहर के एक पूरी दे दें, फिर उनको जहर दे देना कि भाई आपको ये इंजेक्शन नहीं मिल सकते, ये सरकार के पास इंजेक्शन है। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि सरकारी अस्पतालों से ये इंजेक्शन महंगे दामों बिक रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है तर्जुमान पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कुरैशी साहब, एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग की जो फ़रोख्त थी वो रोक दी है और सरकारी सतह पर इस सरकारी अस्पतालों में ये मुहैया होंगे इंजेक्शन एक्टेमरा जो है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, बेड्स की कमी है, तो इसलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों का भी रुख करते हैं। अब एक प्राइवेट अस्पताल में पहले से फेफड़ों का मरीज़ है और उसको अपनी सेहतयाबी के लिए इस इंजेक्शन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? किसकी तरफ मुंह करेगा? सरकारी अस्पताल का रुख करेगा? क्या कोई दरखास्त देगा? क्या तरीकाकार होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, चीजें हर चीज सब लोगों के सामने है। जब इस तरह की एक इमरजेंसी सूरत हाल क्रिएट होती है तो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान नहीं होता 100% एक्यूरेसी करना। लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने पंजाब में जो इक़दाम किए हैं कोरोना इमरजेंसी के दौरान, आप देख लें कि हर शख्स की तरफ से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी तरफ से इसको ना सिर्फ पजीराई मिल रही है बल्कि अवामुन्नास में उसके हवाले से बहुत सारी खुशगुमान चीजें हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट ने किसी सूरत भी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां इमरान खान साहब का भी फोकस, उस्मान बुज़दार साहब का भी फोकस ये है कि किसी भी पेशेंट को, खा वो किसी भी कैटर से हो, उसी तरह से प्रोटोकॉल मिलना है, उसको वैसे ट्रीट करना है जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है। अब ये लोगों की अपनी चॉइस है कि वो प्राइवेट नहीं। कुरैशी साहब, इसका मतलब फिर ये है कि अगर किसी को इंजेक्शन चाहिए तो वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख ना करे, सरकारी अस्पताल में एडमिट हो। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जब सप्लाई एंड डिमांड में फर्क आता है, यही इंजेक्शन था जिसकी आज से 6 माह पहले कोई इतनी नीड नहीं थी। अब एक चीज के हवाले से सूरत हाल जब पैनिक होने जा रही होती है तो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम बनती है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जिस तरह से इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है, इस इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी भी ईज हो जाएगी। लोगों को इस हवाले से पूरा एतमाद होना चाहिए, इत्मीनान रखना चाहिए। कुरैशी साहब, एक सवाल है, डीलर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया? पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि छापे मारे गए, पता चला कि करोड़ों लीटर पेट्रोल कहां पर जखीरा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो क्या वो सारे का सारा पेट्रोल पकड़कर पीएसओ के जरिए उसकी सप्लाई की जाएगी, बाकी सारे पंप्स बंद कर दिए जाएंगे? ओपन मार्केट में रेट को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? ये क्यों किया गया कि ओपन मार्केट में फरोख्ती बंद कर दी गई? देखिए, आप इस बात पर यकीन रखें कि ये सूरत हाल 2 से 3 रोज में डिफ्यूज हो जाएगी। मैं आपको अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि हम माफियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां एक माइंड सेट बना दिया गया माजी में कि चीजों को कंट्रोल करके, प्राइस इंक्रीज करके लोगों की जेबों पर डाका डालना है। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट का ये पहले दिन से एजेंडा था। और आप देख ले नदीम कुरैशी साहब, 2 दिन 3 दिन में अगर कोई इंजेक्शन के ना मिलने से मरा तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी। 2 से 3 दिन में अगर कोई शख्स मर जाता है, ये इंजेक्शन नहीं मिलता, खुदा ना खास्ता, तो फिर हम क्या करेंगे? आपके तो यकम से पेट्रोल सस्ता हुआ, आज के दिन तक पेट्रोल कंट्रोल नहीं कर सके, ये इंजेक्शन इतने दिन से महंगा है। अब आपने अपनी हिरासत में ले लिया, हिरासत में कहूँगा ना मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो मुझे ये बताएं, अगर ये 2 या 3 दिन में, ये ना तो पीपल्स पार्टी लेके गई है ना नून लीग, ये आम जो बड़े बड़े स्टोर वाले वो ले गए, अगर ये आम आदमी को ना मिला तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी मौत हो गई तो। देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, हुकूमत, रियासत जिम्मेदार होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। ये सारे इक़दाम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। गवर्नमेंट ने को अपने जाती इस्तेमाल में नहीं करना। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जब ये अगर प्राइवेट शख्स के हाथ में चली जाती तो इसके रेट 10 गुना बढ़ जाने थे। मैं आपको एक अर्ज करूं, यहाँ जो मामलात माजी में भी चलते रहे हैं, हर शख्स समझता है कि शायद आज भी वही अंदाजे हुकूमत होगा, वो अंदाजे हुकूमत नहीं है। मैं पेट्रोल की बात का आपको जवाब दे दूं, 2 से 3 दिन में ये सारी सूरत हाल गवर्नमेंट की नजर में है, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने रेट्स कम किए हैं, यही लोग आपका कैमरा दिखाया करता था, यही मीडिया दिखाता था कि जी प्राइस बढ़ गए हैं जी, पेट्रोल जब तक नीचे नहीं आएगा, जब तक बिजली के रेट्स नीचे नहीं होंगे, आम आदमी की जिंदगी में जो महंगाई का जिन्हें वो काबू में नहीं आएगा। आप देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक यूजर जो है वापडा का 300 से कम यूनिट वाला, इंजेक्शन पे आ जाए, इंजेक्शन पे आ जाए। मैं कुरैशी साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत ने तो इसे बैन कर दिया है ओपन मार्केट में फरोख्त के हवाले से, तो सिंध की सूरत हाल ऐसी है कि सिंध में अभी इसकी फरोख्त जारी है, लेकिन ये प्राइस इसकी कंट्रोल क्यों नहीं हो सकी? आप भी मेडिकल एसोसिएशन से वाबस्ता हैं, जो मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, क्या वो इसकी प्राइस को अप करते हैं या फिर इसमें डीलर्स वगैरह शामिल होते हैं? ये एक प्राइस 21,000 से 5 लाख तक चले जाना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये है, मैं अभी तकरीबन 7-8 मिनट से मैं इनकी बात सुन रहा था, नदीम साहब की। हमारे मुल्क में जो ये प्रॉब्लम क्राइसिस का हुआ है, ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हुई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने जिस तरह से शुरू से लेके अभी तक जिस तरह से मैनेज हुआ है, उसकी वजह से अभी हम आवाम परेशान हैं। अब ये मार्केट से आप इसको ख़त्म कर दें
तो बाकी लोग कैसे जाके लेंगे? होना ये चाहिए था कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसको बिकना नहीं चाहिए था। अगर ये अव्वल तो ये है कि देखिए, लोगों को चाहिए कि जो चीज़ ये पता लग जाती है लोगों को कि ये बीमारी में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो लोग उसको उठा के और रख लेते हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन डॉक्टर्स के मशवरे और डॉक्टर्स ही इसको इंजेक्ट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि अगर हुकूमत शुरू दिन से और अभी भी चाहे तो ये कानून बना दे कि कोई भी दवा डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेगा, तो ये सिस्टम, ये इस तरह की पैनिक नहीं होंगे लोग। सिर्फ डॉक्टर्स जब लिखेगा तो ही मेडिकल स्टोर वाला देगा। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, कराची में तो अभी नहीं पैदा हुई है, लेकिन कराची में अवेलेबल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी के अंदर लोगों को समझाने के लिए कि ये हतमी इलाज नहीं है, ये एंटीवायरल इंजेक्शन है, और चूंकि कोरोना वायरस है ये, तो इसलिए कुछ लोगों को ये फायदा कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा नहीं कर रहा है। इसमें मेडिकल स्टोर्स वालों का कोई किरदार नहीं है कीमत के बढ़ने में? ये बिल्कुल है भाई। ये जिस तरह से आपने अभी पेट्रोल की मिसाल दी है, हमारे यहाँ सब्जी, गोश्त, अंडा, मछली, ये सारी चीजें स्टोर करके और ये सब चीजें कीमत बढ़ाई जाती है। मेडिकल स्टोर की तो ये बहुत पुरानी बात है कि जब कीमत बढ़ानी होती है तो उसको मार्केट से खत्म कर दिया था। लोग एक मेडिकल स्टोर, दूसरा मेडिकल स्टोर और तीसरे मेडिकल स्टोर पे ख्वार होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन उनको डॉक्टर साहब, क्या ये सिंध में प्रॉब्लम है, ये जो पंजाब में हो रही है, क्या ये सिंध के अंदर भी ये प्रॉब्लम है? और सिंध में रेट क्या है इसका? देखिए, सिंध के अंदर अभी वो सिचुएशन नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि लोगों को ये पता है कि ये इंजेक्शन लग रहा है और लोग कोई उसके पीछे भाग रहे हैं। शायद इक्का दुक्का लोगों को पता हो, लोग भाग रहे होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। जैसे मुझे कराची में रहते हुए मुझे लाहौर से लोगों ने 4-5 लोगों ने फोन किया कि डॉक्टर साहब ये कराची से हमें दिलवा दें, लेकिन कराची में भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है हर के पास। ठीक, डॉक्टर कैसर साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जावेद साहब, क्या हुकूमत को जल्दबाजी होती है फैसले करने में, और फैसला करने के बाद इस बात का इदराक होता है कि इससे तो एक सेक्टर मुस्तफीद होगा, दूसरे मुस्तफीद नहीं हो सकते? यानी एक इंजेक्शन जो ब्लैक में फरोख्त हो रहा था उसकी ओपन मार्केट में फरोख्त ही रोक दी गई है और सारा सरकारी अस्पतालों को उसका चार्ज दे दिया गया। प्राइवेट अस्पतालों वाले किधर जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और आज मेरी यूके की कई यूनिवर्सिटी से वेबिनार था, और हमने ये बड़ी डेलिब्रेट की इस एक्टिमरा, जो कि जिसको मैं कम से कम पिछले 20 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म की एंटी साइटोकाइन ड्रग्स, उसमें इन्फ्लिक्सीमैब भी है, उसमें ये जो एक्टिमरा है, एक तो एक्टिमरा का हमें नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, ब्रांड नेम है रॉश की दवाई का, जिसके बीच में जो दवाई है उसको हम टॉर्सिलीमैब कहते हैं। तो ये इस किस्म की जो दवाइयात हैं, आज उस जो लेटेस्ट जो लोग वहाँ पे इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उस स्टडी का नाम जो है डिस्कवरी, तो उनसे मेरी बात हुई है। और इस वक्त ये टोटली 100% ये मैं मुस्तनिद तरीके से आपको कह रहा हूँ, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि ये सब एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं। इस पे मैं भी कर रहा हूँ, मैं इसकी बहन या भाई कह दें इन्फ्लिक्सीमैब पे कर रहा हूँ, विच इज एंटी TNF ड्रग। ये इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। ये कहना कि इसकी सुपरियॉरिटी है या इन्फीरियरिटी है दूसरी दवाइयों से, ये बिल्कुल नहीं कोई भी दुनिया में कंक्लूड हुआ, और ना ये कंक्लूड हुआ इसका कोई फायदा है किसी किस्म का इस बीमारी में, कोविड-19 साइटोकाइन स्टॉर्म में। ये कॉज है या इफेक्ट है, हमें ये पता है साइटोकाइन बढ़ते हैं बॉडी, वेदर ये कॉज करती है साइटोकाइन स्ट्राइम या साइटोकाइन स्टॉर्म की इफेक्ट है। जैसे ESR बढ़ता है उस तरह ही इंटरल्यूकिन बढ़ जाती है, इंटरल्यूकिन 1, 6, 12, TNF अल्फा, ये 9 मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। तो हम सबको इनहिबिट करेंगे क्या? कौन सा एविडेंस है कि इसको प्रमोट किया गया है? कौन सा एविडेंस है कि इसको विड्रॉ किया गया है? ये कहानी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। आई एम सॉरी टू से, अगर ये कहानी शुरू हुई है तो बिल्कुल गलत हुआ है। इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि ये क्या मुहक्कात की वजह से ये कहानी अखबारों में की जीनत बनी और चैनल्स की जीनत बनी, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस।
और मैं डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, राना अज़ीम बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत ने अब इसको अपने कर दिया जी, ये सिर्फ हुकूमती अस्पतालों में जाएगा, हुकूमत के अलावा कोई नहीं से ख़रीद सकता। तो ये मुझे बताएं, एक शख्स जो कोरोना का मरीज़ नहीं है या किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है, अपने घर में है, उसको इसकी ज़रूरत है, तो क्या उसको अब मरने के लिए छोड़ दें, इसके बगैर छोड़ दें? या हुकूमत ने तो खुद इसकी तरजीहात को बढ़ा दिया ना अपने आप पे, इसका बजाय इसकी कीमत को बहाल करने के सारा इस पे खुद आके अपना कब्जा करके बैठ गई। ये क्या ड्रामा है? राना साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह मैं आपका बहुत दस्तार हूँ, फैन हूँ। आप माशाल्लाह, आपकी बहुत मुअस्सर आवाज़ है और आपकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे। मेरी गुजारिश ये है कि हमें लोगों को तालीम देनी है ये कि खुदारा खुदारा खुदारा। मैं आपसे जो ये डिस्कवरी स्टडी के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्रोफेसर पॉल कैनिंग, उनका नंबर शेयर कर लेता हूँ। उनको आप लाइन पे ले लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ले लें, मुझे ले लें। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अभी कोई कंक्लूड नहीं हुआ कि इसकी ज़रा सी भी अफादियत है। ये इसी तरह ही है कि मैं अपना चूरन बेचने के लिए एक दवाई को वायरल कर दूँ कि ये बड़ी अच्छी है और वो दवाई मैं कई गुना महंगी कर दूँ, और बाद में पता लगे यही हाल आप ही ने यहीं पे पाकिस्तान में रेमडेसिविर का किया था। वो रेमडेसिविर कहाँ गई, जो कि जिसके गिलियड के शेयर और पाकिस्तानी पार्टनर के शेयर 10 गुना बढ़ गए थे, और अब गुब्बारा फटा है तो वापस अपनी जगह पे आ गए, और जिन्होंने वो शेयर बेचने थे जब वो 10 गुना बढ़े थे तो बेच दिए। तो सर, मेरी गुजारिश ये है, हमें वो काम करना चाहिए राना साहब मिलके, कि मैं जाहिर है एक अदना सा डॉक्टर हूँ, आपका भाई हूँ, तो मेरा मशवरा ये है कि हमें देखें, आपके जरिए मरीजों को ये एजुकेट करना है, खुदारा 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 इस बीमारी से बचें, मास्क पहने, मास्क के बगैर सोचे भी ना। आप आज मेरी यूनिवर्सिटी में आए हैं, मैं आई एम मुझे बड़े हैवी हार्ट से मैं ना आपको मिला हूँ, ना गले मिला हूँ, ना आपका इस्तकबाल किया है। मैंने कहा जी आप अपनी गाड़ी में बैठे रहें, आपका काम गाड़ी में ही होगा, क्योंकि मैं अपने आप को, अपनी यूनिवर्सिटी को और आपको भी वल्नरेबल नहीं बनाना चाहता कि आप 20 बंदों को मिलके मेरे पास आएं या मैं जाऊं 20 बंदों को। तो देखें, ये हमें करने वाली चीज़ है, हाथ बार बार धोएं, और यही लोगों का काम है, और अल्लाह ताला से दुआ करें ना ये वायरस अटा की। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात बजाय, डॉक्टर साहब आपकी बात बजाय, हमारा तो एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बड़ी दूर तक जाती है और आपकी आवाज़ सुनी जाती है, इसी तरह कैसर साहब की आवाज़ सुनी जाती है। हम आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये क्या हो गया, अब आम आदमी ये इंजेक्शन कैसे हासिल करेगा? राना साहब, ये जो दवाई है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्टिमरा की, जिसमें टॉर्सिलीमैब है, ये हम पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं जोड़ों की तकलीफ के लिए, SLE के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। ये आपकी इम्यून सिस्टम को जो सोजिश अमेज केमिकल बनते हैं इंटरल्यूकिन 6, उसको रोकती है। हमें अभी तक ये नहीं साइंस को पता चला पूरी दुनिया में इंटरल्यूकिन 6 ये बीमारी में कोई मौसर रोल प्ले करती है, या जैसे ESR बड़ा होता है, CRP बड़ा होता है, सोजिश को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस वक्त उसको इनहिबिट करना एक मेरा नहीं ख्याल कोई अक्लमंदी है लोगों की, और मजीद इसका नुकसान होगा। या तो मुझे कोई दुनिया में कोई एक स्टडी बता दे जो कंक्लूड हुई है जिसने कहा है कि इसका बेनिफिट है अगेंस्ट इसको ना देने का, इसका बेनिफिट। इसलिए मेरी गुजारिश अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये जरूरत पड़े, मैं कभी भी नहीं लूंगा एज ए डॉक्टर। इसलिए नहीं लूंगा कि एविडेंस कोई नहीं है, प्लीज, इसका कोई एविडेंस नहीं है सर, बिल्कुल किसी जगह पे एक जरा सा। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको महंगा किया, सस्ता किया, अवेलेबल किया, नहीं किया, लोगों का एहसास मरूमियत हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लोगों को, गवर्नमेंट तो एक गवर्नमेंट है, उसको एक, अगर वो अल्लाह के बाद किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो डॉक्टर पे करना चाहिए। और मेरा क्या इंटरेस्ट है कि मैं अगर इसका फायदा है तो मैं जरूर उनको कहूँगा कि यार चाहे बंदा मार के कत्ल करके ले आओ, लेकिन जब इसका अभी तक कोई एस्टेब्लिश्ड रोल नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंटल दवाई है, एक्सपेरिमेंट जैसे 48 और कंपाउंड पे हो रहे हैं, इस पे भी हो रहे हैं। जब आपको बहुत ही प्रॉब्लम है कि नहीं हमने लगाना ही है, तो इसी की बहन, इसी का भाई, इसी का कजन मार्केट में आम भी मिल रहा है और बिल भी सस्ता रहा है 20,000 रुपए का। मैं फिर अगेन कंपनी का नाम नहीं दूंगा, इन्फ्लिक्सीमैब है, इंपोर्टेड भी है, कोरिया का भी है, फलाना है, सेम दवाई है, वो TNF अल्फा है इनहिबिटर। डॉक्टर जावेद साहब साथ रहिएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये अभी तक
बात का तहिया नहीं हो सका कि ये कितनी मौसर है इस बीमारी से बचाव के लिए। नदीम कुरैशी साहब, सिर्फ एक बुनियादी सवाल है जो राना साहब पूछ रहे हैं, ये दवाई हो या आने वाले वक्त में मजीद 2-4 दिन बाद कोई ऐसी मेडिसिन हो जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, वो मार्केट से गायब होना शुरू हो या उसका रेट बढ़ना शुरू हो, तो क्या फिर भी हुकूमत उसे सरकारी सतह पर फरोख्त करेगी? ये कैसे पॉसिबल है कि अगर एक जगह पर रेट ज्यादा है, दूसरी जगह पर कम है, तो आप ओपन मार्केट सारी की सारी को बंद कर देंगे? क्या सरकारी मार्केट खोल के रखेंगे? अच्छा, मैं आपसे तवक्को ये रखता था कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। आपकी शोहरत भी यही है कि इस वक्त एक ऐसी मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि लोगों को हमने आसानियां देनी है। जब गवर्नमेंट अगर इस पे कंट्रोल नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जो बाकी चीजों का हशर किया हुआ है, इसका भी उसी तरह से होगा। मैं समझता हूं आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, और कोरोना इमरजेंसी को प्राइवेट हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं कर रहे। मेरे पास इसके वाज़ेह सबूत है, पूरे पंजाब के लोग गवाह है कि कोरोना पेशेंट को जितना अच्छा सब गवर्नमेंट सेक्टर में किया जा रहा है, किसी जगह पर भी नहीं किया जा रहा। प्राइवेट राणा साहब कुछ कहना चाहते हैं? क्राइस्ट साहब, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ये कोई ऐसा सिस्टम ला रही है कि आम आदमी को अगर ये चाहिए हो तो वो कहाँ से ले, हमें ये बता दें बस। हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट ने गलत किया, गवर्नमेंट ने ठीक किया है। राणा साहब, मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि आम आदमी के लिए ही तो सारी बेइज्जती की गई है। ये इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? एक कॉमन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने आप को अगर वो समझता है कि ये एंटीवायरल इस डोज से उसको कोई रिलीफ मिल सकता है, उसको तकलीफ से निजात मिल सकती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको इसलिए होल्ड किया है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में देंगे, यहाँ तो सूरत ये बनी हुई है, फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम देंगे कि अगर कोई पत्ते, एक सना मक्की की बूटी है वो 200 रुपए केजी थी, वो यार लोगों ने 2500 रुपए केजी कर दिया कि जिसके कहने से लोगों को रिलीफ मिलता है। मैं समझता हूँ इस पे किसका कसूर है? देखिए वो देखिए, हुकूमत ने तो हर सूरत हर चीज को ऑन करना है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आपने हमने मिलकर इन सारी चीजों को लोगों की हेल्प आउट करने के लिए हमने आगे बढ़ना है। क्या हुकूमत सरकारी सतह पर इस इंजेक्शन की फरोख्त का कोई बंदोबस्त कर रही है? देखिए, बिल्कुल करेगी। अगर गवर्नमेंट ने इसको बैन किया कि प्राइवेट सेक्टर में ये सेल नहीं होगा तो हुकूमत करेगी, हुकूमत को करना चाहिए। ओपन मार्केट को भी हुकूमत को ही कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी सूरत हाल को वाजे होना चाहिए, अवाम तक उसका समर पहुंचना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में अपना इलाज करवाने वाली अवाम है या सरकारी सतह पर इलाज करवाने वाली अवाम है, दोनों को बराबरी की सतह पर देखना चाहिए। हम नहीं कहते कि पब्लिक वालों को सारी सहूलत दे दें, हम ये भी नहीं कहते कि सरकारी सेक्टर वालों को सारी सहूलत दे दें। मुतवाजन रखें निज़ाम को, निज़ाम मतवाजन होगा तो दोनों जानिब से कोई बात करने वाला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब और डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की तबाहकारियां तो जारी हैं, तो इस वक्त बजट की तश्कील भी हो रही है। हमारे मुआशी अहदाफ जो थे गुज़श्ता साल के, वो कोई भी पूरा नहीं हो सका। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो तफसीलन बताते हैं कि कोई भी मुआशी हदफ ऐसा नहीं था जो पूरा हो सकता। शरह नमू भी जो है वो मनफी में गई है, महसूलात की जो पैसे थे वो भी मनफी में गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, 2020-21 का बजट कैसा होगा? कहां कहां पर कटौतियां होंगी? कहां से रिलीफ मिल सकता है? और कोरोना ज़दा माहौल में हुकूमत किस हद तक आवाम को रिलीफ दे सकती है? इसी बारे में बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मुआशियात नईम बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने बड़ी तगोदो की, लेकिन एक मखसूस तबका ही टैक्स नेट के धारे में आ सका। उसके अलावा महसूलात का जो हदफ रखा गया वो भी पूरा ना हो सका। शरह नमू भी मनफी 0.4% रही, यानी कोई एक हदफ भी हमारा पूरा नहीं हो सका। अब ऐसा दौर है कि जिसमें हर सेक्टर को रिलीफ भी देना है, उसे थोड़ा सा उठाना भी है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को भी बढ़ाना है। तो ऐसी सूरत हाल में कहां कहां से कट लगने जा रहा है और अवाम को कहां कहां से मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? यासिर, देखिए, मामला ये है कि रवा माली साल यानी कि 2019-20 का जब हुकूमत ने बजट तैयार किया तो उसके अंदर बहुत सी प्रोजेक्शन थी। हर बजट के से पहले हुकूमत जब तैयारी करती है तो उसका मतम नज़र ये होता है कि आने वाले माली साल के दौरान हम अपनी आमदन में इजाफे करेंगे, रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, उसके साथ
हम कुछ शोबों को मज़ीद रिलीफ देंगे जहाँ से ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, और कुछ ऐसे शोबे जहाँ हम समझते हैं कि वहाँ पर टैक्स में इजाफा होना चाहिए, वहाँ पर टैक्स की शरह में इजाफा करेंगे, और उसके साथ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा हुकूमत खर्च करेगी ताकि मुल्क के अंदर जो मौशियत का पहिया है वो बेहतर अंदाज में चल सके, आवाम को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हों और वो महंगाई का मुकाबला कर सकें। लेकिन ये सारे जो अरेंजमेंट होता है वो एक नॉर्मल हालात के अंदर होता है, जब हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हो, कोई अनसर्टेनिटी ना हो। लेकिन पहले और बहुत से मामलात थे, FATF की सर पे तलवार लटकी हुई थी, हुकूमत को बहुत से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे थे, IMF के मसाइल थे। लेकिन उसके बाद मार्च से ऑनवर्ड जब कोरोना की तबाहकारियाँ शुरू हुई तो उसने पूरे उस प्लान को सबूताज करके रख दिया। अब और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि सबसे पहले अपने GDP ग्रोथ को एक साइड पे रखा जाए, अपने दीगर जो मुख्तलिफ शोबों से रेवेन्यू कलेक्शन का मामला थे उनको एक साइड पे रखा जाए। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इस मुश्किल सूरत हाल में आवाम को कैसे उनकी मुश्किलात को कम किया जाए, और वो शोबे जो बदतरीन बहरान और चैलेंज का शिकार हो रहे हैं उनको इस हालत में रखा जाए कि अल्टीमेटली वो दोबारा रिवाइव हो सके और आवाम को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हों। अल्टीमेटली टाइम गुजर गया, अब आइंदा माली साल के बजट की तैयारी है, जिसके अंदर हम कोई ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत जिस तरह आवाम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कोई आवाम को बहुत बड़े रिलीफ देगी, कोई बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू होंगे जिससे उन मनसूबों से जुड़ी हुई मुख्तलिफ सनतें चलेंगी। इस वक्त टारगेट ये है कि जो हमारी जो मुआशी शरह नमू है, जो आइंदा माली साल के दौरान हम जिस तरीके से माइनस में चले गए उस माइनस के फेस से निकल आएँ, और उसके साथ साथ कुछ जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है वो हम इस तरह से मुरतब करें कि मुख्तलिफ हमारी बंद होती सनतें वो दोबारा चल पड़ें, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल टाइम है। अगरचे कि पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक अच्छी अचीवमेंट हासिल हुई है, जिसमें चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान अपने कर्ज़ की अदायगी जो रवा माली साल में और आइंदा माली साल के पहले 6 माह में होनी थी उसको मौखर करवाने में कामयाब हो गया है। लेकिन उसके साथ अब ऐसा बजट हुकूमत को तश्कील देने की ज़रूरत पेश है जो कि उसी ऑब्जेक्टिव के तहत हुकूमत ने तश्कील दिया है कि अवाम के ऊपर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े, सरकारी मुलाजमीन की तवक्कुआत को भी मीट कर लिया जाए, और जो शरह नमू है उसको कुछ किसी न किसी तरीके से इसमें किस हद तक कामयाब हो सकती है। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं नईम बुखारी साहब, उनकी भी राय ले लेते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इक्तसादी सर्वे के मुताबिक जो आज जारी हुआ है, -0.4% शरह नमू है हमारी, उसके अलावा कोई हदफ हमारा पूरा नहीं हो सका। अब हमें कोरोना के आफ्टर शॉक से भी निमटना है, जो इंडस्ट्री इसके नतीजे में मुतासिर हुई उसको भी बहाल करना है, और साथ साथ हमें किसी जानिब से रिलीफ भी मिला है। पेरिस क्लब, सऊदीया और चीन की जानिब से कुछ अरसे के लिए कर्जे मौखर हो चुके हैं, $1.8 अरब का उधर से रिलीफ है, और उसके साथ साथ एशियाई बैंक की जानिब से भी $50 करोड़ का रिलीफ है। तो अगर ये सारी चीज़ों को जमा कर लिया जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल का जो बजट है वो किस हद तक मुख्तलिफ होगा? देखें, अस्सलाम वालेकुम, यासर, अर्ज ये है कि तमाम भी आपकी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आज के इकोनॉमिक सर्वे में हफीज शेख साहब ने बयान किए हैं वो माइनस में जा रहे हैं, सिवाय एग्रीकल्चर के आपके यहाँ कहीं भी ग्रोथ नहीं है। अब आपने नया जो बजट बनाना है उस बजट के लिए आपके पास जो मौजूदा वसाइल है वो पिछले साल से 17% कम है। अब इन वसाइल के अंदर रहते हुए आपने एक ऐसा बजट तश्कील देना है जो कि आपकी आवाम के लिए फायदेमंद हो, और मुल्क के लिए जो आइंदा साल का इन्होंने टारगेट रखा है वो 0.38% ग्रोथ का टारगेट रखा है। अब GDP की जो रेशियो है उसको अगर आप कर्जों से रखें तो आज हफीज शेख साहब ने बताया कि वो 88% है, इनफैक्ट वो 104% है GDP की रेशियो। हमारी GDP कम है, हमारे कर्जे ज्यादा हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। अच्छा, अब आप आ जाते हैं जो आपके गुज़िश्ता बात हो रही थी, मैं अभी सुन रहा था आपके तजज़ियाकार, तो वो फरमा रहे थे कि कट लग रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे। कट इतना तो नहीं लगना चाहिए ना। देखें, आप KPK का बजट आ रहा है, उसका जो डेवलपमेंट बजट है वो 130% कम कर रहे हैं। इतनी तो ग्रोथ खत्म नहीं हुई कि 238 से आप 100 बिलियन पे PSDP ले आए। आप सिंध का PSDP 280 बिलियन से आप 160 पे ले आए। आप पाकिस्तान का जो ये था आप 700 से आप 600 पे ले आए हैं। आप मुल्क की तरक्की का पहिया अगर रवा रखना है आपने किसी भी सूरत, तो आपको एक हकीकत पसंदाना आपको स्ट्रेटेजिक PSDP बनाना पड़ेगा, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाने पड़ेगा। आप कम से कम टारगेट तो आप पॉजिटिव रखें। आपने तो टारगेट नहीं रखा होगा इंडस्ट्रीज का। नेशनल डेवलपमेंट प्लान में तो 200 अरब की कटौती करने का फैसला कर लिया है इन्होंने। जी, अंदाजा करें ना, आप
200 अरब रुपए की कटौती पीएसडीपी में होगी और फिर 100 अरब रुपए की कटौती नेशनल पीएसडीपी में होगी और 300 अरब रुपए की कटौती सूबों के आपके पीएसडीपी में होगी। ना वसाइल होंगे ना आपका मुल्क चलेगा, और जो पीएसडीपी होता है वो पहले ही यूटिलाइज नहीं होता। अब जो पिछला पीएसडीपी है उसमें से आप देखें 700 बिलियन में से आपने 300 भी नहीं यूटिलाइज किए, तो आप लेके कहाँ जाना चाहते हैं मुल्क को? हुकूमत से ये एक सवाल है बड़ा कि जब यूटिलाइज नहीं करते, आपके पास मॉनिटरिंग की सलाहियत नहीं है, पैसों को रिलीज करने की सलाहियत नहीं है, तो आप किस लिए हुकूमत चला रहे हैं? तो ग्रोथ का फैक्टर तो एक बहुत बहुत मामूली फैक्टर होता है जो आपके वसाइल को रवां दवा रखता है। आपने कर्जों की जो कंटिन्यूटी वैसे ही रखी हुई है, डबल से 22% कर्जों में इजाफा एक साल में। अब ये तो कबूल ही नहीं है किसी भी सूरत। आपने जो एक्ट बनाया हुआ है, डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, वो उस पर भी अमल नहीं करते। वो कहते हैं कि आप 60% जीडीपी का कर्जा लें, ये जीडीपी से बढ़कर कर्जे लेते हैं 104% तक। बुखारी साहब साथ रहिएगा। राना साहब, जैसा कि बुखारी साहब भी बात कर रहे हैं कि उतना तो हमें नुकसान नहीं हुआ जितना तो हमने बजट कम कर दिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो भट्टी साहब दे चुके हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत हमें कहती है कि हमें हकीकत पसंदाना होना चाहिए। हम हकीकत तो मानते हैं कि हमारी मईशत को धचका लगा है, उसकी बहाली के लिए कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन आपको एक जानिब से कर्जों से भी रिलीफ मिल रहा है, बहुत सारे पैसे आपके बच भी रहे हैं, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हुकूमत सोच क्या रही है? हुकूमत सोच रही है कि आवाम को मज़ीद किस तरह हमने तंग करना है, आवाम पर किस तरह मज़ीद महंगाई का सैलाब लाना है, आवाम पर किस तरह मज़ीद टैक्स लगाए जाने हैं, आवाम को किस तरह मज़ीद महंगाई की चक्की में पीसना है, ये हुकूमत सोच रही है। बात यह है कि इतना रिलीफ अगर किसी और मुल्क में किसी और को मिला होता तो आप देखते हैं कि ये बजट जो होता उस आवाम की तवक्कुआत से बढ़कर बेहतर होता। मगर प्रॉब्लम क्या है, आज ऑफिस साहब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफिंग की, उसके बाद तो हम ये तवक्को ही ख़त्म हो गई है कि कल का जो बजट होगा, कल गालबन बजट पेश हो रहा है जो, उस बजट में आवाम को कोई रिलीफ नजर हमें तो ये लग रहा है कि हम 10 से 15 साल पीछे जा रहे हैं। 10 से 15 साल आपने कम कहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये हम 70 की दिहाई में जा रहे हैं, 71, 72, 73 की दहाई में जा रहे हैं कि ये बजट उस वक्त का बजट लगता है मुझे ये पेश होने लगा है। और जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, अगर मैंने साहब एक आखिरी सवाल, अपोजिशन टफ टाइम देगी बजट पे? कोई नहीं, कौन सी अपोजिशन टफ टाइम देगी? कोई अपोजिशन टफ टाइम नहीं देगी। अपोजिशन का बजट से ये सारी नूरा कुश्ती है। मैं यासर आपको बता दूं, बजट पे बिल्कुल नूरा कुश्ती है। मैंने आपसे परसों प्रोग्राम में कहा था कि किसी को अचानक कोरोना हो सकता है, हो गया ना कोरोना, अल्लाह ना करे। हाई कोर्ट में जाते हुए तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, नैब की अदालत से निकले तो टेस्ट करा लिया। हुकूमत कर क्या रही है? यानी जो माशी माहिरीन हैं उनकी ये राय है कि हुकूमत ने जितना कट लगाया इतना कट लगाना नहीं बनता था। हमारे ये जो बेशतर सेक्टर्स हैं उन पे अगर टैक्सेस में कहीं पर इजाफा किया जाता है और कहीं पर रिलीफ दिया जाता है तो इतना नहीं था जितना हुकूमत बता रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बेहतरीन फैसले करेगी, अवाम के हक में फैसले करेगी, लेकिन उम्मीदें बहुत से सालों से हम करते आ रहे हैं। उन उम्मीदों पर अभी तक कौन सी हुकूमत, कौन सा हुक्मरान पूरा उतरा है, ये अवाम बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी और नईम बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो आज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने कल अभी बयान दिया था, वो शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद कौन सा स्टेप उठाएंगे। ये एक अलग बहस है कि शहबाज शरीफ साहब के अहले खाना की जानिब से इल्ज़ाम यह आयद किया जा रहा है कि नैब में पेशी के दौरान वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। अब देखना यह है कि वो नैब पेशी के दौरान हुए या फिर हाई कोर्ट में कारकुनान को इकट्ठा करने पर हुए, ये एक अलग बहस है। लेकिन राना साहब, बात वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपके मुताबिक कोई ख़त पहुंचा जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़बान खोली और वो ये कहने पर मजबूर हुए कि बजट के बाद हम कोई तहरीक चलाएंगे। लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो कोरोना वायरस का शिकार हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अफ्ता फरमाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तहरीक जो है वो मजबूत होगी या फिर वो पिछले 3 महीने के हिसाब से खामोशी इख्तियार कर लेंगे? कहते हैं वो गाना सुना अपने, वो दिल के अरमा आंसुओं में बैठ के बह गए। ये मौलाना साहब के साथ यही हुआ। देखिए मौलाना फजलुर रहमान को हदायत मिली थी और उस हदायत के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर मुस्लिम लीग नून का उन्हें साथ मिलना था। अब हुआ क्या कि अचानक कोरोना वबा ऐसी है जी, कोरोना आ गया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोरोना का शिकार हो गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ने सेहत कामिला अता फरमाए। वो इस पाकिस्तान की एक शख्सियत है, एक लीडर है और एक बड़ी सियासी जमात के सदर हैं, तो अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए।
और साथ में हम ये भी दुआ करते हैं कि जितने लोग उस दिन तारीख पेशी पे आए थे बेचारे कारकुन, अल्लाह करे उनके टेस्ट कराने के लिए भी किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर के दिल में तरस पैदा हो जाए, हमदर्दी पैदा हो जाए और उन गरीब कारकुनों के भी टेस्ट हो जाएं, अगर उनमें से किसी को कोरोना है तो उसका भी इलाज हो सके। ये भी हम साथ दुआ। देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका आइडिया ये था कि असम्बली के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। बजट से ज़्यादा दमादम मस्त कलंदर होना था जी ये नचकारी पे, जो आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से शोर था उस पर। तो आज आपने देखा ना गुब्बारे से हवा निकल गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पीपल्स पार्टी की बिल को अरमानों पे भी पानी फेर दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ गौर करें खामोश थे। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की मीटिंगों में नहीं जा रहे, ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ की मीटिंग में नहीं गए, ख्वाजा आसिफ यौम तकबीर की तकरीब में भी नहीं गए। ख्वाजा आसिफ आपको सब असम्बली के फ्लोर पे नज़र आते हैं बोलते हुए। तो मौलाना फजलुर रहमान को जो टारगेट था, उनको टारगेट यही था कि जनाब तहरीक एक तो मजदूर मिल जाएंगे साथ, अपोजिशन चीखों पुकार करेगी, नून लीग उनका साथ देगी, शहबाज शरीफ साथ देंगे। शहबाज शरीफ साहब कोरोना में घर बैठ के अल्लाह उन्हें सेहत दे, शाहिदा खान अब्बासी कोरोना का शिकार हो गए, एहसन इकबाल कोरोना का शिकार हो गए। अब पीछे रह गए हैं वहाँ पे ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह। ख्वाजा आसिफ की तकरीर आज आपने सुन ली, राना सनाउल्लाह साहब कल तकरीर फरमा देंगे। राना तनवीर साहब की आपको पता ही है वो उनकी सिम कहाँ तब्दील होती है कहाँ नहीं होती। अब आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बस वो जो अरमान थे, जो उनका प्लान था और बड़ा कुछ था उनके लिए, जो मैं नहीं कह रहा, कल का आपको पता कहा गया था कल या परसों, बल्कि कल ही कहा था शहबाज गिल साहब ने कि सुना है किसी ने कहा कि उनको 2 डाले पहुँचे थे पिछली दफ़ा। तो अब उनको क्या पहुंचना था, मौलाना साहब जो हैं उनके आरज़ू सारी ख़त्म हो गई है। और मेरी इतला के मुताबिक आपको पता आज हमने अपने प्रोग्राम में कहा था बिलावल भुट्टो भी रब्ता करेंगे। चला आज बीमारी के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रब्ता हुआ है उनका, अच्छा, और टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने खैरियत पता की है। लेकिन मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपने जो कासद हैं ना वो भेजे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ भी, नून लीग के कुछ रहनुमाओं की तरफ भी भेजे हैं कि जनाब इस बजट और उसके बाद नचकारी इस पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तो झंडी दिखा दी है मौलाना साहब को। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बजट के मुखालिफ बोलेगी? देखिए पीपल्स पार्टी बोलेगी बजट के मुखालिफ, लेकिन पता कैसा होगा, वो एक पहलवान अपने तय बोलेंगे, अपनी तय वो ये वही कुछ क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते। देखिए ये वही कुछ होगा जो हम देखते नहीं है टीवी में कुश्तियाँ होती हैं, वो इतना मारता है एक नीचे गिर जाता है दूसरा आ जाता है, रेसलिंग होती है, ये वही रेसलिंग है, ये नूरा कुश्ती है। बजट मंजूर होगा, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, तमाम चीज़ें फाइनल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर अपने आंसू जो हैं, जो अपने अरमान जो हैं वो आंसुओं में बहा कर वापस लेकर जा रहे हैं। मौलाना साहब को जो यकीन दहानी कराई गई थी आज और कल 2 दिनों में, जो अचानक चीज़ें सामने आई, शहबाज शरीफ साहब की पॉजिटिव रिपोर्ट, उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ की वो धुआंधार तकरीर, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें। देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से आज आपको नज़र आ रहा होगा कि जो तलख लहजा था उसमें थोड़ी थोड़ी तलखी कम होना शुरू हो गई है। तो बेचारा मौलाना फजलुर रहमान साहब मायूस हो गए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब 8 से 10 दिन बाद दोबारा ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे। मेरे ज़रा इस बात की तस्दीक आ रहे हैं कि मौलाना साहब का आज बरतानिया में भी किसी से रब्ता हुआ है। चलें राब्ते होते हैं, राब्ते के बाद फाइनल क्या होता है ये तो कुछ दिन बाद सकेगा, लेकिन फिल वक्त तो खामोशी होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर के हवाले से। दर्दनाक सी खबर है, वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से खबर है, उस पर तफसीलन बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन बात मकबूजा कश्मीर की हो रही थी, जहां पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ज़ेरे ज़मीन बनाए गए सेल में से, जो भारतीय फ़ौजियों की जानिब से बनाया गया था, उसमें से 200 कश्मीरी नौजवानों और 48 कश्मीरी लड़कियों की लाशें बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। ये बात तब खुल के सामने आई जब लाशों को दरिया में बहाया जा रहा था। नाज़रीन ये वो मकबूजा इलाका है जहाँ पर लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। माँओं की आंखें पथरा जाती हैं, बाप जो हैं वो हौसला तोड़ बैठते हैं, बहनें जो हैं वो तब तक ब्याहे जाने की ख्वाहिश दिल में दबाए रखती हैं कि जब तक मेरा भाई घर वापस नहीं आ जाता, और यूं वो बुजुर्गी में दाखिल हो जाती हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो जिन्स का फ़र्क नहीं करते, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्हें उठा के ले जाते हैं। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये किन अदवार में जबरी तशद्दुद का निशाना बनाए गए, कब इन्हें उठाया गया, क्या सर्च ऑपरेशन की आड़ में इन्हें उठाया गया, कितने अरसे से ये सौबतें झील रहे थे? देखें यासर, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और आलमे पूरी दुनिया की तमाम तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स का नारा लगाती हैं, मुझे नहीं समझ आती वो इस पर खामोश क्यों हैं। ये वो कश्मीरी नौजवान थे बेचारे जिन्हें कई माह से घरों से उठाया गया सर्च ऑपरेशन के नाम पर। कईयों को बाज़ारों से, कई लोगों को उनके दफातर से कई माह हो गए हैं, कर्फ्यू से पहले से उठाया गया था। कई नौजवान लड़कियों को बाज़ारों से, उनके हॉस्टल से, उनके घरों से उठा कर ले गए। और चंद दिन पहले जब उस वक़्त इंकशाफ हुआ, जब कुछ लोगों ने देखा कि एक ट्रक के अंदर बहुत सी लाशें वो लेकर आ रहे हैं और ये लाशें लाकर वो एक दरिया में फेंक रहे हैं ताकि दरिया पुर हो जाए लाशें। जब चेक किया गया, उन्होंने उन लाशों में से कुछ लाशें उन लोगों के, मकामी लोगों के हाथ में आ गई। जब शनाख्त किया गया तो उन शहदा की वो थी जिनको घरों से उठाया गया था, जिनको मुजाहिदीन के नाम पर, जिनको आज़ादी का नारा लगाने के जुर्म में, उन बहनों को जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर आज़ादी का नारा लगाया, उस जुर्म में उठाया गया था। और उनकी लाशों की ऐसी हालत की गई थी कि आप सोच नहीं सकते। फिर उसके बाद जब वहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जाके जांच पड़ताल की, शुरू किया सारा कुछ देखना, तो पता चला ये जो हमें एक फुटेज दिखा रहे हैं, ये फुटेज उसी जगह की है जहाँ पर इन्होंने ज़ेरे ज़मीन बाकायदा एक बहुत बड़ा सेल बना रखा है। और उस सेल के अंदर जो है वो कश्मीरी नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को रखते हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नौजवान लड़कियों के साथ वो घिनौना खेल खेला जाता है कि जो हमें जो बयान भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लाशें मौजूद हैं। उन लोगों को शहीद करके वहाँ रखा गया है, फिर कुछ अरसे बाद वहाँ से निकालते हैं, किसी को दरिया में फेंक देते हैं, किसी को जंगल में जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। और ये एक ऐसी खौफनाक जगह वहाँ बन चुकी है। ये तो वो है जो अभी पता चल सके हैं 200 से 250। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद ऐसी है, लिस्टें मौजूद हैं जो गुमशुदा थे, कई साल हो गए, घर वापस ना आ सके। कश्मीरी माएँ और कश्मीरी जो लोग हैं उनकी आंखें पथरा गई हैं कि शायद वो आज वापस आ जाए। पता ही नहीं चल सका कि मार दिए गए या अभी भी सऊबतों का निशाना बनाए जा रहे हैं। ये कौन सा दौर है? ये क्या मंगोलों का दौर है? क्या ये तातारी हैं? क्योंकि जिन्स का भी फ़र्क नहीं करते, ये भी नहीं देखते नौजवान लड़का है या लड़की है, घरों से उठा लेते हैं। जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी हक की आवाज़ करेगा, अपना मुतालबा उठाएगा, उसे मार डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये काम हो रहा है वही शख्स जिसको कहा जाता है कि वो हिटलर का जानशीन है। हम मूडी की बात कर रहे हैं जो कि इंसानियत का दुश्मन है। पहले तो ये होता था कि हम कहते थे रियासत दहशतगर्दी है जो कि मकबूजा कश्मीर में हो रही है, लेकिन अब उससे अगले कदम एक स्टेप आगे चले गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन आर्मी। और वो क्या है? वो इंसानियत के खिलाफ जराइम, यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी चंद दिन पहले कहा था कि यूनाइटेड नेशन इसका नोटिस ले कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मोदी और उसकी फौज, उनके खिलाफ जंगी जराइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे उन पे मुकदमे चलने चाहिए, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको ट्राई करना चाहिए। तो देखें, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं जो अब वहाँ पे शुरू हो गई। आपकी बात सही है कि पहले भी इस तरह शायद बहुत कुछ हुआ हो और होता है और होता रहा है। आपको पता है वो मास ग्रेव्स जो थी वो वहाँ पे डिस्कवर की गई, बड़ी तादाद में लोग अपना हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डिसअपीयर हो गए, पता ही नहीं लगा आज तक वो लोग किधर गए। लेकिन अब ये जो चीज सामने आई है, इससे तो बात वाज़ेह हो गया है कि ये वो नस्ल कशी का दौर जो है अब ज्यादा तेजी से चल रहा है। और शायद आपको ये भी मालूम है कि जो मोदी ने अपने इंडिया में, खासकर ईस्टर्न इंडिया में, आसाम और उन इलाकों में जो कंसंट्रेशन कैंप्स और डिटेंशन कैंप्स बनाए हैं, वहां पर भी हजारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान, उनको वहां पे कश्मीर से उठा के, उनको पकड़ के उनको वहां पे ट्रांसफर किया जाए, उनको डिटेंशन कैंप्स में। ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान यंग लोग, बल्कि मेन इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़ के वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ मोदी, इंडियन आर्मी, अजीत डोवल, ये हैं लोग जिनके खिलाफ अब
जंगी जराइम के ये इंडियन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन में अब कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इसके खिलाफ अब आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा सीरियसली जाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। दूसरी बात यह है कि देखें, ये वही मॉडल है, मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ, जो इसराइली मॉडल है, जो बर्बरियत का मॉडल है, जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल ने किया, मैं समझता हूँ इंडिया तो अब कोई कई हाथ उससे आगे निकल गया है। कहाँ है इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ हैं आलमी इदारे? क्या उन्हें ये बर्बरियत दिखाई नहीं देती कि आप घर से उठाएं, मार डालें और कोई भी आवाज़ आपके खिलाफ ना उठ सके? आप महाज खोलें दीगर ममालिक के खिलाफ, आप हलकूम से निकले हुए आज़ादी के नारे जो हैं ये ज़्यादा अरसा दबा नहीं सकते, ये फिर से उभरेंगे। ये सीने में जो लावा पल रहा है ये आपके घर तक पहुँचेगा, ये हाथ पहुँचेंगे, आज नहीं तो बरोज़े महशर पहुँचेंगे। कुछ ख्याल कीजिए, आलमी आवाम जो है, अक़वाम आलम के जो इदारे हैं वो इस तरफ नज़र करें। ये मईशत का खेल जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा। इंसान को इंसानियत का इदराक ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।